अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है लेक्चर का वो है मैक्सवेल्स इक्वेशंस। ये मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं हमने स्टार्ट की थी, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन हमने कर ली थी। आज हम इस लेक्चर में चारों मैक्सवेल इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि मैक्सवेल्स इक्वेशन लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। मैक्सवेल्स इक्वेशंस हमारे पास कितनी हैं? देयर आर बेसिकली 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैंने आपको लिखवाया था कि हमारे पास 4 मैक्सवेल इक्वेशंस होती हैं, जिसमें जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होती है मैक्सवेल इक्वेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। सेकेंड इक्वेशन को हम बोलते हैं, इसकी इक्वेशन भी बेटा हम देखेंगे। सबसे पहले इनकी स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, क्योंकि सम टाइम्स ये हमारे पास इसी नाम से आती हैं कि ड्राइव द गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फर्स्ट जो इक्वेशन होती है उसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, दूसरी स्टेटमेंट क्या है? गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास होती है गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म कहलाती है। मैक्सवेल इक्वेशन सेकेंड को हम क्या नाम देते हैं? गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। थर्ड इक्वेशन जो हमारे पास होती है उसको हम बोलते हैं फैराडेज लॉ। ये बेसिकली हमारे पास ऑल्टरनेट स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम ये नाम देते हैं। और जो फोर्थ वन इक्वेशन होती है उसको हम नाम देते हैं एम्पेयर मैक्सवेल लॉ, ऑल्टरनेट स्टेटमेंट ऑफ एम्पेयर मैक्सवेल लॉ। तो यहाँ पर हमने इन चारों को बारी बारी ड्राइव करना है। सबसे पहले हम इनकी इक्वेशंस को भी देखेंगे कि ये इक्वेशंस हमारे पास कौन कौन सी हैं और किस तरीके से हम इनको ड्राइव कर सकते हैं। या तो ये इक्वेशन इसी नाम से आ सकती हैं, या इनकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट आ सकती है, या ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ड्राइव करें। तो आपको ये चारों इक्वेशंस ड्राइव करनी पड़ेंगी। लॉन्ग क्वेश्चन में बेसिकली ये आता होता है। तो हम इनको वन बाय वन ड्राइव करते हैं। सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, जिसको हम नाम देते हैं गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हमारे पास जो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन होती है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने रेड बोर्ड मार्कर से शो किया हुआ है कि हमारे पास ये वाली जो बेसिकली स्टेटमेंट है डेल डॉट डी इज़ इक्वल टू रो, ये हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन है, जिसे हम मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। इसी को हम गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। इस इक्वेशन को हमने ड्राइव करना है। अगर स्टेटमेंट नहीं आती तो आपको यही इक्वेशन लिखी हुई आ जाएगी कि इस इक्वेशन को ड्राइव करें। तो किस तरीके से हमने इसे ड्राइव करना है? हमने गॉसेस लॉ की इंटीग्रल फॉर्म ड्राइव की थी, जिसमें हमने ये वाली इक्वेशन पढ़ी थी कि ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट का भी आपको पता है, ये हमारे पास परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होती है। ई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी ए इज़ द यूनिट एरिया, क्यू इज़ द चार्ज। अब अगर हमने इस एप्सिलॉन नॉट को कैंसिल आउट करना है तो हमें इसे इस साइड पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस साइड से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। थर्ड इक्वेशन में हमारे पास क्या आया? एप्सिलॉन नॉट ई डी ए इज इक्वल टू क्यू। अब ये इक्वेशन आपको किस चीज़ के बारे में बता रही है? ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये है आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी, जो आपको ये बताता है कि फ्री स्पेस में कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हो सकती है, कितने चार्जेस ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करते हैं वो कितने स्टोर हो सकते हैं। इट्स मीन ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही बता रहा है। इसके साथ जो दूसरी टर्म है वो है हमारे पास ई। इट्स मीन ये उसकी अमाउंट बता रही है, ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये दोनों इक्वेशन जो हमारे पास टर्म्स आई है एप्सिलॉन नॉट ई, ये हमें किस चीज़ के बारे में बता रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में, कि कितनी स्टोर हो रही है, कैसे स्टोर हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, स्ट्रेंथ के बारे में हमें ये बता रहा है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को यहाँ पर मैक्सवेल्स इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डी के साथ। तो ये भी हमारे पास एक वेक्टर वैल्यू होती है कैपिटल डी। तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया है इक्वेशन 4 में कि ये जो हमारे पास टर्म है एप्सिलॉन नॉट ई, ये बेसिकली कैपिटल डी के इक्वल है। तो अगर ये कैपिटल डी के इक्वल है तो हम इसे इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर देते हैं। यहाँ पर देखें, ये मैंने इक्वेशन 3 में पुट कर दिया, डी डॉट डी ए इज इक्वल टू डी क्यू। अब यहाँ पर आपको गौर करना है कि मैंने डी लगाया हुआ है, जबकि यहाँ पर डी नहीं है। तो यहाँ पर देखें, ये है हमारे पास यूनिट एरिया। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास टोटल एरिया है ए,
इसमें जो चार्जेस है हमारे पास वो है Q, मैंने इसमें से लिया DA, मतलब यूनिट पार्ट मैंने इसमें से ले लिया। तो इस यूनिट पार्ट में क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास टोटल चार्जेस आ जाए? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चार्जेस तो यहाँ पर भी मौजूद हैं, यहाँ पर भी मौजूद हैं, यहाँ पर भी मौजूद हैं। पूरी जो सरफेस है हमारे पास उस पर चार्जेस मौजूद हैं। तो यूनिट एरिया में सिर्फ DQ चार्जेस ही आ सकते हैं। इस लॉजिक को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर D मेंशन कर दिया कि हमारे पास टोटल चार्जेस नहीं है। क्यों टोटल चार्जेस नहीं है? क्योंकि यहाँ पर DA है। तो ये हमारे पास सम चार्जेस जो यूनिट एरिया में मौजूद हैं वो आ गए। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं एरिया की, तो हमारे पास क्या आएगा? चार्ज डेंसिटी आ जाएगी हमारे पास। चार्ज डेंसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रो इज इक्वल टू DQ/dV। ये बेसिकली हमारे पास क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अगर मुझे DQ की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगा ρdV। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 7 आ गई हमारे पास। ये DQ की वैल्यू हमें बता रहा है। DQ की वैल्यू को हम वापस इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है इक्वेशन 8 में, ये मैंने रेड बोर्ड मार्कर से शो किया हुआ है। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पर है हमारे पास DA जो सरफेस इंटीग्रल है, यहाँ पर था हमारे पास DV। DA को अगर हमें इस तरीके से लिखूँ, इंटीग्रेशन ऑफ DA, इट्स मीन D कैंसिल आउट हो जाएगा इंटीग्रेशन से, आपको टोटल एरिया मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या था? इंटीग्रेशन नहीं था, यहाँ पर इंटीग्रेशन मौजूद नहीं था। इट्स मीन आप एरिया तो टोटल ले रहे हो लेकिन वॉल्यूम आप DV ले रहे हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने क्या किया? इसका इंटीग्रेशन ले लिया। तो D इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको जिस तरह टोटल एरिया मिल रहा है उस तरीके से टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ करना है? इसी इक्वेशन में हमने यूज़ करना है अब डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम हमने अपनी बहुत सारी कैलकुलेशंस में यूज़ किया हुआ है। डाइवर्जेंस थ्योरम रिलेट करता है बेसिकली सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल के साथ। अब जैसे हमारे पास सरफेस इंटीग्रल आ रहा था D.DA, ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम ये इक्वल होता है इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रल आ जाएगा। यहाँ पर V मेंशन करना लाजमी है, del.D इंटू DV इसके इक्वल होता है। इट्स मीन अगर ये टर्म इसके इक्वल है तो हम इसी इक्वेशन को, इक्वेशन 9 को प्रीवियस इक्वेशन 8 में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, मैंने इस टर्म की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी है। राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 9 पुट इन इक्वेशन 8। तो del.D इंटू DV, अब ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल बन गया है, ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल बन गया है। दोनों तरफ हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल आ चुका है। अब इसमें बेटा इक्वेशन 10 में आप देखें, दोनों तरफ हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल है। जो जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है उसे आप कैंसिल आउट कर दें। दोनों तरफ हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ DV, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है वो ये बच जाएगी del.D इज इक्वल टू रो आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, जो ये बता रही है कि आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वैल्यू प्रोवाइड करती है। ये इक्वेशन 11 जो है ये बेसिकली हमारी वही इक्वेशन है जिसको हमने प्रूव करना था। फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स। आई होप आपको फर्स्ट इक्वेशन समझ आ गई होगी। सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। सेकंड इक्वेशन बहुत ज़्यादा सिंपल इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन को हम ड्राइव करते हैं जिसको हम गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। बेसिक मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है इसकी, यहाँ पर मैंने शो की हुई है। del.B इज इक्वल टू 0। del डॉट का मतलब डाइवर्जेंस, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इज इक्वल टू 0। इट्स मीन डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। अब इसके हमारे पास फिजिकली मीनिंग क्या होंगे? इस इक्वेशन का फिजिकल मीनिंग शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। del.B इज इक्वल टू 0 का फिजिकल मतलब है कि आइसोलेटेड मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, इज इक्वल टू 0 है ना। इट्स मीन आइसोलेटेड मोनोपोल हम बनाते हैं नॉर्थ और साउथ पोल। ये इक्वेशन बताती है कि कभी भी नॉर्थ पोल अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर मैं इस बार मैग्नेट को कट कर दूं तो दूसरा जो पोल होगा वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमें प्रूफ देती है कि आइसोलेटेड मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। कभी भी अकेला पोल यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता।
वो खुद ही जनरेट कर लेता है अपने दूसरे पोल को। अगर साउथ है वो नॉर्थ को जनरेट कर लेगा, नॉर्थ है तो साउथ को जनरेट कर लेगा। तो इसी इक्वेशन को हम प्रूव करेंगे। अब गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म जो है ये हमने पढ़ा था। इसकी जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू ज़ीरो, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू ज़ीरो, इसी को हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर है हमारे पास लाइन इंटीग्रल, अगेन डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे जैसे हमने प्रीवियस इक्वेशन में अप्लाई किया था। तो लाइन इंटीग्रल जो होता है वो बेसिकली रिलेट करता है वॉल्यूम इंटीग्रल से डेल डॉट बी डी वी, जैसे हमने पिछली इक्वेशन लिखी थी। तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इट्स मीन मैं बी डॉट डी एल की जगह ये वाली टर्म भी पुट कर सकती हूँ। तो मैंने इक्वेशन 2 को 1 में पुट किया तो ये टर्म आ गई हमारे पास डेल डॉट बी डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशंस आती हैं, या तो डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, या आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए। दो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। इस टर्म का मतलब है कि डी इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू ज़ीरो, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर वॉल्यूम ही ज़ीरो है इट्स मीन मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, जबकि इक्वेशन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वॉल्यूम ज़ीरो नहीं हो सकता। इट्स मीन डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये वाली पॉसिबिलिटी मुमकिन है। तो यहाँ पर हमारे पास डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा और ये वही इक्वेशन है जो हमने प्रूव करनी थी, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन या गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। और ये हमें किस चीज़ के बारे में बता रही है? आइसोलेटेड मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि प्रूव दैट आइसोलेटेड मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। आपने अगेन यही इक्वेशन प्रूव करनी होगी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल और गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। थर्ड इक्वेशन को हमने कहा था कि इसको हम फैराडेज लॉ भी बोलते हैं, अल्टरनेट स्टेटमेंट ऑफ फैराडेज लॉ। तो यहाँ पर जो बेसिकली हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, थर्ड इक्वेशन जो हमारे पास मैक्सवेल है वो होती है डेल कर्ल ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी। डेल कर्ल है हमारे पास, यहाँ पर आपने ख्याल करना है कि डेल कर्ल है। जब हमारे पास डेल डॉट आ जाए इट्स मीन डाइवर्जेंस, डेल क्रॉस आ जाए इट्स मीन कर्ल्स। जब क्रॉस हमारे पास आता है तो हम अप्लाई करते हैं स्टोक्स थ्योरम, और जब डॉट हमारे पास आता है तो हम अप्लाई करते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम। इट्स मीन इस केस में हम क्या अप्लाई करेंगे? हम स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, जो हमने पहले भी बहुत सारी इक्वेशंस में अप्लाई किया है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम फैराडेज लॉ से स्टार्ट करेंगे। फैराडेज लॉ मैंने आपको प्रूव करवाया था। स्टेटमेंट क्या थी इसकी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हमने फैराडेज लॉ में प्रूव किया था। इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो ई है बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास किसके इक्वल होता है? ई एल के इक्वल। एल इज़ दी लेंथ एलिमेंट, ई इज़ दी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर इसी इक्वेशन को ई एल को मैं इसी तरीके से भी लिख सकती हूँ, ई डॉट डी एल इंटीग्रेशन। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो डेरिवेटिव इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अगेन मुझे ई एल इक्वेशन बन जाएगी, मतलब यही इक्वेशन मिल जाएगी। अगर मैं इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना चाह रही हूँ तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँगी जो इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड है हमारे पास। तो इक्वेशन 2 को हम पुट कर देते हैं 1 की जगह पर, क्योंकि ये ई की वैल्यू है इंड्यूस्ड ईएमएफ की। ई डॉट डी एल आ गया हमारे पास, राइट हैंड साइड आपके पास एज इट इज़ रहेगी। अब ये जो हमारे पास है फाई बी आपने पढ़ा हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स को शो करता है, नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास आउट होती हैं उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई बी से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने इसका फार्मूला पढ़ा था बी डॉट ए। तो इस फार्मूले को हम पुट करते हैं इक्वेशन 3 में फाई बी की जगह। तो हमारे पास आ जाएगा ई डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव बी डॉट डी ए। अब यहाँ पर मैंने ले लिया इंटीग्रेशन। बेसिकली यहाँ पर आना चाहिए था फाई बी की जगह बी डॉट ए, लेकिन मैंने डी ए लिया। क्यों? क्योंकि मैंने साथ में इंटीग्रेशन भी पुट कर दिया। अगर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल आउट हो जाए तो आपको अगेन ए ही मिल जाएगा। क्योंकि ये इंटीग्रेशन फॉर्म में थी लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए मुझे राइट हैंड साइड को भी इंटीग्रेशन फॉर्म में पुट करना पड़ा।
स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन के ऊपर, ई डॉट डी एल हमारे पास होता है डेल कर्ल ई डी ए के इक्वल। तो इट्स मीन यहाँ पर इक्वेशन 6 को हम इक्वेशन 5 में इस लेफ्ट हैंड साइड की जगह पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पुट किया, पुट इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5, डेल कर्ल ई डी ए सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू अगेन इंटीग्रेशन। अब ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव आ चुका है, क्यों? क्योंकि हमारे पास एरिया है। एरिया में कितने डायमेंशन होते हैं? एरिया में हमारे पास 2 डायमेंशन होते हैं, एक्स वाई। हमें नहीं पता हम एक्स के लिहाज से ले रहे हैं डेरिवेटिव या वाई के लिहाज से। सो ये पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास रिमेनिंग इक्वेशन बचेगी डेल कर्ल ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल डी, और ये वही इक्वेशन है जो हमने प्रूव करनी थी, मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन और द अल्टरनेट स्टेटमेंट ऑफ फैराडेज लॉ। फोर्थ इक्वेशन की तरफ चलते हैं। फोर्थ इक्वेशन का जो नाम है वो है एम्पेयर मैक्सवेल लॉ और द अल्टरनेट स्टेटमेंट ऑफ एम्पेयर मैक्सवेल लॉ। अब ये स्टेटमेंट हमारे पास मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं, डेल कर्ल एच इज इक्वल टू जे प्लस पार्शियल डी बाय पार्शियल टी। डी आपको पता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, जे आपने डीसी सर्किट चैप्टर में पढ़ा था, करंट डेंसिटी होती है हमारे पास। एच जो है ये बेसिकली क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है हमारे पास। तो प्रूव करते हैं इस इक्वेशन को। स्टार्ट करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से। लेट्स सपोज हम एक इक्वेशन को लेट करते हैं कि डेल कर्ल एच जो है वो जे के इक्वल है, मतलब कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू द करंट डेंसिटी। अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करते हैं। डाइवर्जेंस थ्योरम नहीं, सॉरी, हम इसका डाइवर्जेंस ले लेते हैं, सिंपल डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट, हम उसका डेरिवेटिव लें और डॉट प्रोडक्ट के रूल अप्लाई करें। तो यहाँ पर हमने इस इक्वेशन का पूरे का डेल डॉट ले लिया, इसका भी डेल डॉट ले लिया। ये देखें इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास, डेल डॉट जे। सो डेल डॉट और फुल इक्वेशन ब्रैकेट में लिख दी डेल कर्ल एच। बट द डाइवर्जेंस ऑफ एनी कर्ल इज इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, ये MCQs में भी आती है स्टेटमेंट। डाइवर्जेंस जब भी हम किसी कर्ल का लेते हैं तो वो हमेशा हमें 0 वैल्यू देता है। फॉर एग्जांपल जैसे डेल डॉट हमने लिया, आगे आपके पास कोई भी वैल्यू है उसके साथ अगर कर्ल लगा हुआ है तो ये वाली टर्म आपको 0 वैल्यू ही देगी। ये हमारे पास रूल है, प्रूफ है बाकायदा, इसको प्रूव भी किया गया है। लेकिन यहाँ पर हमने प्रूव नहीं करना, आपने ये स्टेटमेंट याद रखनी है और इसको डायरेक्ट ही पुट करना है कि डाइवर्जेंस ऑफ एनी कर्ल इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 होता है सो इट्स मीन कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 0 हो गई, ये हमने 0 पुट कर दी, और राइट हैंड साइड हमारे पास डेल डॉट जे एज इट इज आ जाएगी। लेकिन आपने पढ़ा था डीसी सर्किट चैप्टर में, देखिएगा मैंने आपको प्रूव करवाया हुआ है, डेल डॉट जे जो है डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी जो है वो आपकी इक्वल होती है माइनस पार्शियल रेट ऑफ चेंज ऑफ रो। रो मीन्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मीन्स डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बाय पार्शियल टी, रो के इक्वल होती है। इक्वेशन नंबर 4 ये हमने प्रूव किया था डीसी सर्किट में। इसका मतलब है कि हम डेल डॉट जे की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 4 में जो राइट हैंड साइड आई है इसको हम पुट कर सकते हैं। सो इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 4 को 3 के अंदर। सो यहाँ पर देखें हमने इक्वेशन नंबर 4 को 3 के अंदर पुट किया, डेल डॉट जे है हमारे पास। लेकिन इक्वेशन नंबर 4 को 3 में पुट करने से भी हमारे पास जो आंसर है वो सही नहीं आ रहा। तो हमने अब क्या करना है, अगेन हम डाइवर्जेंस लेंगे लेकिन विद एडिशनल टर्म्स लेंगे। यहाँ पर देखें इट्स मीन्स देयर इज़ अ मिस्टेक इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में देखें हमने इक्वेशन 1 ली थी डेल कर्ल एच इज इक्वल टू जे, लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि डेल डॉट जे हमने प्रूव किया कि 4 के इक्वेशन 4 में माइनस पार्शियल रो बाय पार्शियल टी के इक्वल है, देयरफॉर वी इंट्रोड्यूस अ न्यू टर्म। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब न्यू टर्म हमारे पास क्या है, वो जी है। कोई भी आप वैल्यू ले लें, ABCD कोई भी वैल्यू ले लें, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं जी, इसको इंट्रोड्यूस करवा के देखते हैं कि हमारे पास ये वाला प्रूफ आता है या नहीं।
जब हमने इक्वेशन ली डेल कर्ल एच इज इक्वल टू जे, तो हमने प्रूव किया, लेकिन प्रूफ हमारे पास किसके इक्वल आया, डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास इक्वेशन नहीं है रिक्वायर्ड। हमने डेल डॉट जे की भी वैल्यू पुट की जो हमने डीसी सर्किट में प्रूव की थी, तब भी हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आई। अगेन हमारे पास ये वाली रिक्वायर्ड इक्वेशन नहीं आई। अब हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एडिशनल टर्म ले ली, जी ले ली। जी का मतलब आपको कोई भी एडिशनल टर्म ले सकते हैं, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, ए बी सी डी कोई भी वैल्यू पुट करते हैं। अब हमने क्या किया, जब हमने डेल डॉट जी ले ली तो हम जी को ऐड कर देते हैं इसी वैल्यू के अंदर। डेल कर्ल एच था हमारे पास और इज इक्वल टू, अगेन लेते हैं हम इक्वेशन, पहले हमने ली थी डेल कर्ल एच इज इक्वल टू जे, ये वाली इक्वेशन ली थी। अब मैं क्या कह रही हूँ, हम एक एडिशनल टर्म इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, डेल कर्ल एच इज इक्वल टू जे प्लस जी। ये मैंने एडिशनल टर्म जी वाली इंट्रोड्यूस करवाई है। अब हम लेंगे इसका डाइवर्जेंस, जैसे हमने पहले लिया था सिर्फ जे के साथ लिया था, अब हम जी के साथ भी लेंगे। तो यहाँ पर देखें डेल डॉट, इसका डाइवर्जेंस आ गया डेल डॉट जे एंड डेल डॉट जी, दोनों टर्म्स का डाइवर्जेंस। ये अगेन आपके पास 0 हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गई, राइट हैंड साइड एज इट इज़ आ जाएगी। डेल डॉट जी की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो डेल डॉट जे इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा क्योंकि ये इस तरफ प्लस में है। तो डेल डॉट जे हमने पीछे देखा है कि ये माइनस पार्शियल रो बाय पार्शियल टी के इक्वल होता है, तो इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये डेल डॉट जे की जगह ये वैल्यू आ गई। नेगेटिव साइन नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, डेल डॉट जी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा प्लस पार्शियल रो बाय पार्शियल टी के इक्वल। रो हमने देखा था ये डेल डॉट डी के इक्वल है, ये हमने फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन में प्रूव की थी, इक्वेशन नंबर 11। ये बेसिकली हमारे पास फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन ही है, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। तो रो की वैल्यू हमारे पास डेल डॉट डी है, उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी, बाकी इक्वेशन आपकी एज इट इज़ रहेगी। डेल को हम इसी जो हमारे पास 12 इक्वेशन है इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने से डेल डॉट को हम बाहर ले लेते हैं, डाइवर्जेंस को, बाकी वैल्यूज़ आपके पास अंदर आ जाएंगी। डेल डॉट जी, डेल से कैंसिल आउट हो गया, मीन्स डाइवर्जेंस से कैंसिल आउट हो गया। जी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है पार्शियल डी बाय पार्शियल टी, इक्वेशन नंबर 14। यही जी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी और अब हम इस जी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड मैक्सवेल इक्वेशन आ जाएगी। ये देखें हमने इक्वेशन नंबर 14 जो हमने प्रूव की है, जी की वैल्यू जो भी एडिशनल टर्म थी हमारे पास उसकी वैल्यू पार्शियल डी बाय पार्शियल टी आ गई है। हमने इसको इक्वेशन 5 में पुट किया तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेट स्टेटमेंट ऑफ द एम्पेयर मैक्सवेल लॉ। तो ये इक्वेशन आपके पास इस नाम से भी आ सकती है एम्पेयर मैक्सवेल से, या डायरेक्ट यही इक्वेशन आ सकती है, मैक्सवेल इक्वेशन 4 भी आ सकती है, 4th मैक्सवेल इक्वेशन को प्रूव करें। आई होप आपको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो आपको समझ ना आया हो तो काइंडली मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।